लैग्रेंजियन इक्वेशंस फॉर कंस्ट्रेंट एंड अनकंस्ट्रेंट सिस्टम्स, उनकी एप्लीकेशंस के लिए हम 2 एग्जांपल लेंगे, उन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम 1 सॉल्व करने होंगे। इसमें बेटा सबसे पहले जो एग्जांपल है वो आउटवर्ड मशीन्स की है। आउटवर्ड मशीन बिल्कुल सिंपल, हम नेक्स्ट पेज पे इसकी फिगर आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 2 हमारे पास मैसेज हैं, मैसेज M1 और M2, दोनों वर्टिकली जो है मूव कर रहे हैं। एक पर्सन एक स्ट्रिंग के साथ जो कनेक्टेड है, और स्ट्रिंग जो है पुली के ऊपर से मूव कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास मैस M1 और M2 दोनों मैसेज का दोनों मैसेज डिफरेंट वैल्यूज के हैं। इनकी मूवमेंट जो है इस पुली के अलॉन्ग स्ट्रिंग के थ्रू हो रही है। अब हम देखें, जब हमारे पास टोटल सिस्टम दोनों की जो मूवमेंट को हमने डिस्कस करना है, मूवमेंट के लिए हम उसकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, क्योंकि मूवमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो होगी। और दूसरा हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। जब हमने लैग्रेंजियन फंक्शन हमने फाइंड करना है तो हमें काइनेटिक एनर्जी के अलावा पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो हमारा 2 डिफरेंट पोजीशंस हमारे पास मौजूद हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, या विद सम रेफरेंस पॉइंट हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सूरत हाल ये मूवमेंट कुछ इस तरह है कि हमारी जो पुली है, पुली के सेंटर को हम ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए। ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास M1 और M2 की फाइंड कर। M2 की रेफरेंस पॉइंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट x है और M2 की डिस्प्लेसमेंट क्या y है। टोटल स्ट्रिंग की लेंथ है L। तो ये 3 वैल्यूज जब हमारे पास आ जाएंगी, अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे पास फिर रिलेशन हम लेंथ के लिए कुछ इस तरह फाइंड करेंगे कि जो स्ट्रिंग है उसकी तो लेंथ फिक्स्ड है, उससे हमने स्मॉल एल से यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, और y जो है ये रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस है M2 का, और x डिस्टेंस है रेफरेंस पॉइंट से M1 का। इसके अलावा इस पुली के ऊपर से जो पार्ट हमारे पास इस रॉक का स्ट्रिंग का मूव कर रहा है, वो क्या होगा, इस पुली का हाफ सरकमफ्रेंस होगा। पुली का हाफ सरकमफ्रेंस, टोटल पुली का, अगर इसका पुली का रेडियस r है, कैपिटल R, पुली का रेडियस कैपिटल R से अगर सब शो करते हैं, तो टोटल पुली का जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई r होगा, और इस स्ट्रिंग वाले पोर्शन को जो सरकमफ्रेंस वो फिर क्या होगा, उसका हाफ पाई r। तो इस तरह हमारे पास टोटल जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, x प्लस वाई प्लस 2 पाई r, यानी x प्लस वाई प्लस 2 पाई r का हाफ पाई r। दिस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है, हमें इसे x में रिप्रेजेंट करना है तमाम लेंथ को। सो y को भी हम x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो y विल बी इक्वल टू l माइनस पाई r माइनस x, यानी y विल बी इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई r प्लस l। यहाँ पे पाई r और लेंथ नहीं लिखे, इसकी वजह यह है कि लेंथ हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, उसके अलावा पूरी पुली का जो हाफ सरकमफ्रेंस है वो भी कांस्टेंट है, तो l भी कांस्टेंट है, पाई r भी कांस्टेंट है। हमने उसके लिए यूज़ कर लिया सिर्फ कांस्टेंट टर्म, हमने कांस्टेंट टर्म के तौर पे ले सकते हैं। अब अगर उन्हें यहाँ पे मेंशन भी कर दें, जब आगे आप कैलकुलेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए या उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो निगलेक्ट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। बहरहाल हम यहाँ पे ही उन्हें जम करें एक कांस्टेंट टर्म में। सो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, मैस M1 की वेलोसिटी क्या होगी, x डॉट होगी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस तरह M2 की जो वेलोसिटी वो क्या होगी, y डॉट होगी। इस रिलेशन 7.53 से जो हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट x के लिए हम y को x जनरलाइज कोऑर्डिनेट x के टर्म में ले रहे हैं, ये बात याद रखें, शुरू में मेंशन करना मुझे याद नहीं रहा कि हमारे ऑब्जेक्ट्स की मोशन है उसके लिए सिर्फ एक ही आपके पास फ्री डायमेंशन है, यानी स्ट्रिंग के अलावा मूव कर सकते हैं, एक ही हमारे पास फ्री डायमेंशन है जिसके अलावा मूव कर सकते हैं, यानी हमारे पास एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा, और उस जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम यूज कर लेते हैं एक्स जो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। सो हमारे पास जो y डॉट विल इक्वल टू माइनस एक्स डॉट, क्योंकि कांस्टेंट का टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब सिस्टम के हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं।
तो kinetic energy of the system will be equal to kinetic energy of m1 plus kinetic energy of m2. तो kinetic energy of m2 जो है वो हमारे पास हाफ m2 डॉट y डॉट स्क्वायर होगा। यहाँ पे हम y डॉट की वैल्यू पुट करते हैं माइनस एक्स डॉट, तो ये भी फिर क्या हो जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक्स डॉट स्क्वायर दोनों से कॉमन लेते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट विल बी इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 इनटू एक्स डॉट स्क्वायर। अब हम लैग्रेंजियन फंक्शन फाइंड करने के लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हम जिस तरह पहले कह चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन हमारे पास क्या है, ये दोनों मैसेज से ऊपर है। अब जनरली ले लेते हैं जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो अर्थ की सरफेस से आप अपवर्ड ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, अर्थ की सरफेस को हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जब अपवर्ड हम मूव कराते हैं तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी वो डिपेंड करती है हाइट पे और उसके ऑब्जेक्ट के मैस पे। मैस तो कांस्टेंट होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगी, जितना आप किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेते जाएंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास बाई डेफिनेशन जो रिलेशन हो गया P इज इक्वल टू mgh। इस प्रॉब्लम में ऑटो मशीन के प्रॉब्लम में हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो मैसेज से नीचे नहीं है, ऊपर है, डाउनवर्ड जो है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं हमारे दोनों मैसेज। इसलिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बाय डेफिनेशन जो रिलेशन लेंगे पी या पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस mgh आप लेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशन लेंगे माइनस mgh, क्योंकि हमारे दोनों मैसेज हैं वो रेफरेंस लाइन से या रेफरेंस पॉइंट से नीचे एग्जिस्ट करते हैं। सो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मैस m1 की क्या हो जाएगी माइनस m1 gx क्योंकि उसकी हाइट x है, माइनस m2 gy क्योंकि इसकी सेकंड आप मैस की m2 की वो हाइट हमारे पास क्या है y है। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू माइनस एक्स के, y इज इक्वल टू माइनस एक्स यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास फिर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ओवरऑल रिलेशन क्या आ जाएगा माइनस m1 माइनस m2 gx। ये प्लस कांस्टेंट मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया, y इक्वल टू बेसिकली y इक्वल टू क्या माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट है, तो आप कांस्टेंट को इग्नोर भी कर सकते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। तो ये मुकम्मल कंप्लीट रिलेशन यहाँ पे पुट किया गया है। अब हम लैग्रेंजियन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों हमने फाइंड कर लें, लैग्रेंजियन एनर्जी E माइनस 2 काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को वैल्यूज पुट करें। फिर हमारे पास क्योंकि एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेटर हमारे पास एक ही लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी, वो इक्वेशन क्या होगी बाय डेफिनेशन पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल एक्स डॉट। यहाँ पे लैग्रेंजियन फंक्शन 7.54 से आप लैग्रेंजियन वैल्यू पुट करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू लेंगे, फिर राइट हैंड साइड हमारे पास ओवरऑल जो रिलेशन हमारे पास आ जाएगा वो ये आ जाएगा। दरमियान में एक दो स्टेप आप कर लीजिएगा मैथमेटिक्स। तो m1 माइनस m2 g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट दैट विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। यहाँ पे देख लें ये हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का आएगा। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है उससे हम इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के क्लोज हम कर सकते हैं। अगर m1 और m2 की वैल्यूज क्लोज होंगी, यूँ ये क्लोज करते जाएंगे तो ये कोएफिशिएंट इसका क्या है डिक्रीज होता जाएगा। जब ये डिक्रीज होता जाएगा तो जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्लोज हो जाएगा। इसी चीज़ को ये हमने लैग्रेंजियन मेथड हमने यूज़ किया, लैग्रेंजियन फार्मूलिज्म यूज़ किया, इसी प्रॉब्लम को आप न्यूटनियन फार्मूलिज्म यूज़ करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ ये करना पड़ेगा, हमने न्यूटन्स लॉ जो है दोनों मैसेज के लिए सेपरेटली अप्लाई करना होगा। और हमारे पास जो इस तरह फिर मैस m1 की नेट फोर्स होगी वो उसका वेट डाउनवर्ड माइनस, क्योंकि मैस m1 डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसका वेट m1 g डाउनवर्ड माइनस जो टेंशन की फोर्स है वो क्या होगा अपवर्ड होगी। सो नेट फोर्स ऑन m1 विल बी इक्वल टू m1 g माइनस फोर्स ऑफ टेंशन अपवर्ड, क्योंकि फोर्स ऑफ टेंशन अपवर्ड है, उसका वेट डाउनवर्ड है, मूवमेंट क्योंकि डाउनवर्ड है तो वेट माइनस फोर्स ऑफ टेंशन करेगा। सो न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो मैस m1 की हमारे पास मूवमेंट है दैट विल बी
तो इस तरह हमारे पास जो मैथ सम 1 के लिए हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी, दैट विल बी इक्वल टू m1 माइनस नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स m1 x डबल डॉट m1 x डबल डॉट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू m1 g माइनस फोर्स ऑफ टेंशन। और इसी तरह जो सेकंड मैच है उसमें क्योंकि सेकंड मैच की मूवमेंट अपवर्ड है, उसमें नेट फोर्स जो आप लेंगे तो वो फोर्स ऑफ टेंशन क्योंकि हायर है, तो फोर्स ऑफ टेंशन माइनस सेकंड मैच का वेट, दैट विल बी इक्वल टू m2 x डबल डॉट। ये नीचे चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं डिटेल में, क्योंकि मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड की वजह से आप ये रिलेशन लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। इन दो इक्वेशंस को अगर हम इसमें देखें, हमारे पास जो फोर्स ऑफ टेंशन है ये अनवांटेड हमारे पास टर्म है, अनवांटेड फैक्टर है, ये हमें ज़रूरत नहीं है। हम इन दोनों क्वेश्चंस को ऐड अप करें तो ये जो टेंशन फोर्स का ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और टेंशन फोर्स दोनों मैसेज के लिए सेम होगी क्योंकि एक ही स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से भी आपके पास एक्सीलरेशन की वैल्यू वही आ जाएगी जो आपने 7.56 में विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म फाइंड की थी। इसलिए लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म और न्यूटनियन फॉर्मूलिज्म हमें सेम रिजल्ट देते हैं, जस्ट डिफरेंट उसमें क्या है कि उनका जो मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिकल मेथड है, वो उससे डिफरेंट है। एक और सिंपल से एग्जांपल है, पार्टिकल कन्फाइंड टू मूव ऑन अ सिलेंडर। जो पहले हमने किया है वो तो एटवर्ड मशीन हमने किया, स्ट्रिंग के अलावा दोनों मैसेज की मूवमेंट हम डिस्कस किए। अब हम एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि सिलेंडर की सरफेस पे एक पार्टिकल मूव है, सिलेंडर की सरफेस पे कन्फाइंड है पार्टिकल जो मूव कर रहा है, जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स उसके लिए हम यूज करेंगे। इसमें हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं रॉ फाई जेड। यहाँ पे रॉ जो है उसका रेडियस है सिलेंडर, उसका सिलेंडर का रॉ, इसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आगे फिगर में 7.7 में। अब दूसरी चीज हम देखते हैं फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट दैट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सिलेंडर, और फोर्स द ओनली फोर्स ऑन द मास इज फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के आर। ये हुक्स लॉ के हम अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ये सिर्फ एक फोर्सेस पे अप्लाई हो रही है। अब इसमें हम ये देखते हैं, अब हमारे पास आर जो है रो उसका रेडियस जो है ये कांस्टेंट है। रेडियस क्योंकि कांस्टेंट है हमारे पास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का, तो उसके सरफेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट की पार्टिकल की मूवमेंट है वो सरफेस के ऊपर कांस्टेंट रहेगी, यानी उसका जो रो वेरिएबल है ये कांस्टेंट रहेगा। जब ये कांस्टेंट है फिर हमारे पास दो वेरिएबल जो हैं, जो वेरिएबल बेसिकली वो होते हैं जिन पे आपकी डिपेंडेंस है, जिनकी वेरिएशन से आपके रिजल्ट्स जो है वो वेरी करेंगे। तो वो हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल हैं, फाई और जेड, ये हमारे पास दो वेरिएबल है। इसलिए इन्हीं को हम लेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, यानी दो डायमेंशंस के लॉन्ग मूवमेंट पॉसिबल है जो। तो हमारे पास जेड और फाई जो है ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम लैग्रेंजियन फाइंड करते हैं इन दोनों जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में देखें कि हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है कि पार्टिकल्स कोऑर्डिनेट फाई इज फिक्स्ड, वही चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास सिर्फ जो है इसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 2 हैं, जेड और फाई। जब दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो दो ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वीपी दिस इज इक्वल टू वी रो, सॉरी वी रो इज इक्वल टू जीरो। वी रो जीरो का मतलब है अलोंग रेडियस जो मूवमेंट जीरो है, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि पार्टिकल की मूवमेंट है वह सरफेस पे कन्फाइंड है, सरफेस के ऊपर ही मूव करेगा। इसका मतलब है सरफेस से बाहर भी नहीं जा सकता सिलेंडर के और सरफेस से अंदर भी नहीं जा सकता, क्योंकि रो कांस्टेंट है। तो अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियल पाथ जो वेलोसिटी वो क्या है, जीरो है। और अलोंग फाई वी फाई दैट विल बी इक्वल टू आर फाई डॉट। और इसी तरह अलोंग जी एक्सिस भी मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि जिन डायमेंशंस के दौरान अलोंग हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, उनके अलावा वो उसकी वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी, मूवमेंट होगी, पॉसिबल होगी। तो वी फाई इज इक्वल टू आर फाई डॉट एंड वी जेड इज इक्वल टू जेड डॉट, टाइम डेरिवेटिव ऑफ जेड। ये आर फाई डॉट बेसिकली क्या है आपके पास, इसमें आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके अलावा अपनाएंगे। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट करने हमारे पास वी फाई प्लस वी जी वी स्क्वायर वी फाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो इसके बेसिकली आपने कंपोनेंट्स लिए ना दोनों, उससे आपने ओवरऑल फिर स्क्वायर तो स्क्वायर रूट यहाँ से कंपोनेंट से ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के आर। इसकी प्रैक्टिस में आपके 7.5 प्रॉब्लम में दी गई है, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7.25
where r is the distance from origin to the particle. This is given by r square is equal to r square plus z square. ये basically right angle triangle हम rule यहाँ पे apply करते हैं, तो r will be equal to square root of r square plus z square. तो आप दोनों तरफ square ले लेंगे तो r square will be equal to r capital R square plus z square. ये हमारे पास जनरल रिलेशन होगा. सो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल विल बी इक्वल टू हाफ के आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. एंड द लैग्रेंजियन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. जब हमारे पास लैग्रेंजियन आ चुका है तब लैग्रेंजियन में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, फाई और जी. तो हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इन दोनों की करनी है. जेड इक्वेशन आपने फाइंड करनी है और फाई इक्वेशन फाइंड करनी है. जेड इक्वेशन के लिए क्या होगा, पार्शियल एल बाई पार्शियल जी और टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल एल बाई पार्शियल रिजल्ट डॉट. अब यहाँ पे लैग्रेंजियन का वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों साइड्स की तरफ लेंगे, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के लिए आपके पास रिलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी माइनस के जी इज इक्वल टू एम जेड डबल डॉट. ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी फॉर जेड इक्वेशन. अब हम दूसरा देखते हैं. ये फिगर जो मैंने पहले डिस्कस कर दी थी वो सिंपल चीज़ आपके पास, यहाँ के पास रो जैसमें जो सिलेंडर की रेडियस वो कांस्टेंट है, जस्ट ये आर आपके पास मूव कर सकता है, ये रेडियस भी आपके पास मूव कर सकता है. तो ये क्यों पार्टिकल आपका इस सिलेंडर की सरफेस के ऊपर दोनों तरफ मूव कर सकता है, अपवर्ड भी मूव कर सकता है वर्टिकली भी सरफेस के ऊपर, और सर्कुलर वे पे इस तरफ भी मूव कर सकता है. इसके लिए आप सर्कुलर मोशन के लिए आप फाई यूज कर रहे हैं और अपवर्ड के लिए आप जेड इक्वेशन यूज करेंगे. यानी सिलेंडर की वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग मूवमेंट के लिए आप जेड इक्वेशन यूज करेंगे और इसकी सर्कुलर सरफेस पे मूवमेंट के लिए आप फाई इक्वेशन यूज करेंगे. फाई इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, फाई इक्वेशन जब आप यूज करेंगे, सेकंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास इक्वेशन लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हमारे पास आ जाएगा. इसमें एक बात याद रखनी आपने, हमारे पास जो लैग्रेंजियन फंक्शन हमने किया है, लैग्रेंजियन फंक्शन में हमारे पास फाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा. ये देखें 7.57 रिलेशन से लैग्रेंजियन जो फाई इंडिपेंडेंट है, तो पार्शियल एल बाई पार्शियल फाई यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो हमारे पास ये इक्वेशन अभी हम ले रहे हैं 7.59 रिलेशन, देखें लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो, और राइट हैंड साइड टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल एल बाई पार्शियल फाई डॉट. ये लैग्रेंजियन को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू फाई डॉट, ये एम आर स्क्वायर फाई डॉट आ जाएगा. सो 7.59 में आपने देखा है कि आपके पास ये रिलेशन आएगा. अब इंटीग्रेट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर फाई डॉट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, और एम आर स्क्वायर फाई डॉट आपको पता है ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के लिए रिलेशन है. तो हमने दो रिलेशंस फाइंड किए, इक्वेशंस ऑफ मोशन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट z के लिए और इक्वेशंस ऑफ मोशन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट फाई के लिए. तो z के लिए जो इक्वेशन हमारे पास 7.58 में यहाँ पे आप कर चुके हैं, माइनस के जेड इज इक्वल टू एम जेड डबल डॉट, और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट फाई की अलग मूवमेंट के आपने ये रिलेशन फाइंड कर लिए कि एम आर स्क्वायर फाई डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो इस तरह हमारे पास ये 7.58 इक्वेशन वो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है. ये जेड के अलॉन्ग अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट जो हो रही है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले हम स्टडी कर चुके हैं. जो हमने किया था उसमें जो टेलर की बुक के चैप्टर 5 में हमने किया था, ये ऑलमोस्ट लेक्चर हमारा 16 या 17 था, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि z इज इक्वल टू ए cos ओमेगा टी माइनस डेल्टा. और फाई के लिए भी हम कर चुके हैं 7.59 में, हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है दैट विल बी एम आर स्क्वायर फाई डॉट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम अबाउट द z एक्सिस इज कंजर्व्ड, यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. यानी we could have anticipated since there is no torque in this direction, इस डायरेक्शन में कोई टॉर्क नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो है रो क्या वो कांस्टेंट है. रो कांस्टेंट होने की वजह से हमारे पास कोई टॉर्क इसको अलॉन्ग अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि बी रो फिक्स्ड है. दिस इंप्लाइज दैट सिंपली दैट फाई डॉट इज कांस्टेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कांस्टेंट होगी, सरफेस के ऊपर जो है मूवमेंट वो कांस्टेंट होगी. Rate of change of angular displacement will be constant, and mass moves around the cylinder with constant angular velocity phi dot at the same time that it is move up and down in the z direction. यानी दोनों मूवमेंट ये साथ साथ चलेंगी, यानी सिलेंडर की सरफेस के सर्कुलर सरफेस पे भी मूव करेगा और अपवर्ड डाउनवर्ड अलॉन्ग z डायरेक्शन भी मूव करेगा. तो ये हमारे लिए दो एग्जांपल्स थी, इनको यूज करते आप एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करेंगे. एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करते आपने ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं. सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, लैग्रेंजियन फंक्शन हम फाइंड करेंगे,
उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे इतनी ही हमने लैग्रेंजियन फार्मूलिज्म से इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड करेंगे। जैसे अभी आपने देखा है जो हमारा ऑटोमेटेड मशीन थी उसको एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट था, क्योंकि एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम था, तो एक ही क्वेश्चन हमने फाइंड किया है। जबकि जो हमारा जो सिलेंडर की सरफेस पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके लिए हमारे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, सिलेंडर की वर्टिकल सरफेस और सिलेंडर की सर्कुलर सरफेस के अलॉन्ग मूवमेंट के लिए। तो हमने 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड किए हैं। ये करने के बाद हमने लैग्रेंजियन फंक्शन के रीराइट करना है दोनों जनरलाइज जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं उनके अलॉन्ग। फिर उसके बाद हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन यूज करनी है और इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। इस चीज़ को आप यूज करते हुए, और दूसरा ये दोनों एग्जांपल्स आपने इनको फॉलो करना है। तो आपके पास ये चैप्टर 7 के जो एक्सरसाइज में एप्लीकेशंस हैं, ये चंद एप्लीकेशंस आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। एप्लीकेशन नंबर 1, 2, 3, 8, 10, 15, 16, 17, 24 और 25 ये टेलर की बुक से मैंने लिए हैं। चैप्टर 7 टेलर की बुक के चैप्टर 7 के एक्सरसाइज में ये एप्लीकेशंस हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपके टॉपिक्स जो अब तक हम स्टडी कर चुके हैं इस चैप्टर में, उनकी लर्निंग आपकी और बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अपना टॉपिक जो है वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम आगे से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।